पिछले 90 मिनटों से यानी 1.5 घंटों से लगातार राफा में गोली चल रही है। हमास ने एक पोजीशन ले ली है, वहां पर एक बैरिकेडिंग हमास ने की है। बहुत दिनों बाद इस स्टाइल में हमास सामने आया है, एक बैरिकेडिंग करके आईडीएफ से गोलियों का आदान प्रदान चल रहा है। अभी इट्स अ डेवलपिंग सिनारियो। इस प्रसारण के अंत तक हो सकता है कुछ और चीजें सामने आए, लेकिन जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। आईडीएफ के कम से कम 3 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो चुके हैं। हमास की तरफ से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और ये आईडीएफ और रीइंफोर्समेंट वहां पर भेज रहा है, लेकिन हमास के लड़ाके भी बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये घटना कुछ उस तरह की है जैसे कल रात को अल तुफा में जो हुआ था, जिसमें एक टनल एंट्रेंस में जो आईडीएफ की फोर्सेस ने घुसने की कोशिश की और वो वहां पर ब्लास्ट हो गया। आज भी राफा में एक टनल एंट्रेंस की तरफ लुभाया आईडीएफ सोल्जर्स को, वो उधर जा रहे थे, लेकिन उनको कल रात की घटना का कहीं ना कहीं एक आभास था, तो वो उन्होंने पहले ही गोली चलानी शुरू कर दी। जब उन्होंने गोली चलानी शुरू की तो वो एक्सप्लोसिव जो है राफा में वो ब्लास्ट वहीं पर हो गए और उससे 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद हमास के फाइटर्स निकल के जब उन्होंने देखा कि ये ब्लास्ट हुआ है और इससे इजराइल को नुकसान हुआ, उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कल रात को हुआ, लेकिन हुआ। उसके बाद हमास के फाइटर्स ने निकल के बैरिकेडिंग कर दी, यानी एक फिक्स पोजीशन लेके वहां कुछ सैंडबैग वगैरह रख के, कुछ मलबे रख के वहां पर पोजीशन ले ली। और ये आईडीएफ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज के प्रसारण 3 मई 2025 को आपका स्वागत है। हम देखिए आज बहुत सारी खबरें आपके लिए लाए हैं। एक तो गाजा में जो जंग चल रही है, वेस्ट बैंक में जो जंग चल रही है, यमन ने जो आज हमले किए हैं, गाजा में भूखमरी की पूरी जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर हो रही है। देखिए हर दिन ये स्थिति और गंभीर हो रही है और होगी। इसमें कहीं से भी हम लोगों को इसमें जज्बाती हो जाना बहुत ही नेचुरल है, लेकिन हमको कहीं भी ये जो लार्जर पिक्चर है उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। और लार्जर पिक्चर ये है कि ये जो एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल्स हैं, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स होते हैं, इसमें जनता को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वियतनाम का बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूं, जहां 1 से 2 मिलियन लोग मारे गए थे और फिर भी वियतनाम को आज़ादी मिली। उसके और जो वियतनामीज लड़ते रहे, आज़ादी मिली। वहां भी इस तरह से स्टारवेशन हुआ, सब कुछ हुआ था, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस स्केल पे अभी हो रहा है और आज हो रहा है, वो 1975 के पहले की बात थी, 50 साल पहले। आज 2025 में पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। ये दुखदाई है। ये इसमें आज की दुनिया ये है कि अगर एक भी इंसान, अगर जानवर भी एक कहीं मरता है तो हाय तौबा मचती है। और उसमें आप गाजा में इंसान मारे जा रहे हैं, कम से कम 57 लोग 18 मार्च के बाद से अभी तक जो इजराइल ने ऑफेंसिव लिया है, 57 लोग भुखमरी से मारे गए हैं और उसमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज एक बच्चे का जन्म हुआ। अब देखिए इजरायली बमबारी भी साथ साथ चल रही है, भुखमरी भी चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉकेड भी चल रहा है। आज एक गाजा में बच्चे का जन्म हुआ जिसका दिमाग ब्रेन ही नहीं था, यानी ऊपर से पूरा वो पैदा हुआ और ब्रेन ही नहीं था। और फिर यह आया कि इजरायली बमबारी में जो उसकी माँ जो इजरायली बमबारी में मारी नहीं गई थी, लेकिन जो उसके बगल में बम गिरा था कुछ महीने पहले, और वो बच्चा प्री मैच्योर है और उसका पूरा फीटस को कैसे बमबारी, जो माँ का गर्भ है उसको बमबारी कैसे प्रभावित करती है, ये घटना दिखाती है। उसके अलावा इजराइल में जो रिचुअल अब्यूज का, रेप का, बच्चों अपने ही बच्चों के साथ बलात्कार का जो पूरा मंजर है, उसमें और खतरनाक खुलासे आए। अब ये जो ऐसा टॉपिक है, इस पे आदमी इंसान परेशान हो जाता है कि इसको कैसे बताएं, इसको किस रूप में चीज करें जो अपने ही सोसाइटी में माँ बाप द्वारा और धर्म से सैंक्शन, रिचुअल अब्यूज धर्म से सैंक्शन, इस चीज को कैसे कोई, मतलब इजराइल की महिला मिनिस्टर, उसकी बेटी इन्वॉल्व, उसकी बेटी ने वीडियो बना के जाहिर किया, कुछ नहीं हुआ। बाकी बहुत सारी चीजें। बेसिकली इजराइल इज अ परवर्टेड सोसाइटी, दुनिया में इसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप बता दें एक चीज, और एक बड़ी चीज हुई है, और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज भी कमेंट्स में आप 2 दिन से
फॉलो कर रहे हैं, 1000 कमेंट्स दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी आप प्लीज इसको जारी रखिए। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक हमास ने एक महिला होस्टेज जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गिरफ्तार की थी, उसको नवंबर 2023 में जो होस्टेज एक्सचेंज हुआ था उसमें छोड़ा था। उसका नाम है मैरी शेम। अब सॉरी, मैरी शेम है या मे शेम है, अभी मैं उसको ये थोड़ा सा नाम उसका कंफ्यूज कर रहा हूं। उसका मैंने कल अपने एक्स हैंडल पे डाला था। अब ये जो मैरी या मे शेम है, ये बहुत फेमस चेहरा है, इसका आप पहचान जाएंगे। ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है। इसका जो पूरा जो इसकी वो है स्टोरी है, ये जब इसको हमास ने छोड़ा तो इसने जाके फिर इजराइल में एक बयान दिया, क्योंकि उस समय बहुत ये हो रहा था कि हमास ने बलात्कार किया है होस्टेजेस का, ये सारी चीजें, महिला होस्टेजेस का, तो और हमास ने सब डिनाई किया था। उसके बाद सारा झूठ निकला। तो ये जो महिला है, इसने जाके एक बयान दे दिया वहां कि आई वॉज रेप्ड बाय हमासेस आईज। मतलब इतनी, ये बिल्कुल जैसे वेस्टर्न लिबरल जो एकदम बेकार की बात करते हैं कि ही वॉज स्टेयरिंग एट मी, ही वॉज डूइंग दिस, ही वॉज डूइंग दैट, तो उसने ये बयान दिया अजीब सा, और उसको उसके उस बयान को छाला गया। मतलब वो कह रही है कि हमको देख ऐसे रहे थे कि हमको महसूस हुआ कि हमारा रेप हो गया। मतलब ऐसी ऐसी बातें उसने की, उसको भी हाईलाइट किया गया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले, वो उसी के साथ उसने एक दूसरा अपना वीडियो जारी किया, उसी लड़की ने। ये वही लड़की है जिसके हाथ में इंजरी थी और हमास ने उसका ऑपरेशन भी करवाया था कस्टडी में, और फिर नवंबर में इसको छोड़ा भी था। तो उसने अभी दूसरा क्या कहा, उसने दूसरा एक बयान दिया अभी कुछ दिन पहले, और उसने कहा कि इजरायली फिटनेस ट्रेनर ने उसको सच में रेप किया। मतलब वो आइज वाला रेप नहीं था, सच बताइए। इसमें ये इतनी गंभीर चीज, बलात्कार, इस पे हमको इस तरह से बोलना पड़ा जैसे कोई मजाक कि अब उसने कहा था हमास ने आइज से किया, ये कह रहा है कि नहीं, अब कह रही कि नहीं सच में किया हमारे साथ, तो वो भी इजराइल के फिटनेस ट्रेनर ने। यानी इजराइल में तो रेप जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थाबद्ध एक चीज है। इसको क्या कहेंगे आप, संस्थाबद्ध नहीं इसको है तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। और ये जो लगातार जो खबरें आ रही हैं, इसमें एक चीज जरूर हो रही है कि इजराइल का जितना भी बचा कुचा जो भी एक नैतिक उनका अपना आधार था, वो पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए हम इस पे आते हैं कि जो यमन में ने किया। यमन ने देखिए आज 2 हमले किए। एक सुबह हमला हुआ था बैलिस्टिक मिसाइल से, उसके बाद आज उसके बाद अभी कुछ समय पहले फिर हमला हुआ। पहला हमला यरूशलेम में हुआ था, यरूशलेम में, और दूसरा तेल अवीव पे। और यहां भी पैलेस्टाइन 2 ड्रोन और फिर जो एक पैलेस्टाइन मिसाइल उन्होंने बनाई है, उससे हमले अलग अलग हुए। और इससे यरूशलेम में 2 घर नष्ट हुए, और वहां पर जो वहां लोग रहते हैं वो पहले से इवैक्यूएट करा दिए गए थे, क्योंकि सायरन बजने लगा था। इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई, इंटरसेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद तेल अवीव पे जो हमला हुआ वो एक सैनिक ठिकाने पे हुआ है, और सैनिक ठिकाने पे इस बार इंटरसेप्शन नहीं हो पाया। जबकि यमन इस बार इजराइल कह रहा है कि इस बार जो 18 मार्च के बाद से यमन हमला कर रहा है, हमने ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट करनी शुरू कर दी। उधर अमेरिका के साथ जो यमन की जो नौसैनिक युद्ध चल रहा है, जो नेवल वॉर चल रही है रेड सी पे, उसके बारे में आपको पता ही है। अमेरिका का जो हैरी ट्रूमन जहाज है वो पीछे हट चुका है। कार्ल विंसन सामने आया है, उसके साथ रोज लड़ाई हो रही है। आज भी वहां पर पूरा मतलब ड्रोन से और नेवल गन बोट से यमन ने अटैक किया कार्ल विंसन पे। कार्ल विंसन ने अपने को डिफेंड किया। आप जानते हैं कि अमेरिका का जो F-18 जो फाइटर जेट है वो एक पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, और हैरी ट्रूमन इसीलिए वापस गई क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि एक अमेरिकन जेट को यमन ने मार गिराया। बताइए आप, सोचिए कितनी बड़ी बात। उसके बाद कार्ल विंसन में भी जो अमेरिकन जेट्स हैं वो उड़ नहीं रहे हैं। अब अमेरिका जो बम्बार्डमेंट कर रहा है वो कार्ल विंसन से जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं उनसे कर रहा है। एयर स्ट्राइक्स जो है वो थोड़ी बहुत कर रहा है, लेकिन एयर स्ट्राइक्स का जो स्तर था, इनफैक्ट इजराइल ने कंप्लेन भी किया आज कि जो अमेरिका जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स यमन पे, जो कि यमन रोज इजराइल को मार रहा है,
तो इजराइल ने आज कंप्लेन किया कि अमेरिका को जिस तरीके से यमन पे हमला करना चाहिए था वो अमेरिका नहीं कर रहा है। और इसको लेके देखिए यमन से और भी खबरें आई। यमन में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, एक मोबिलाइजेशन वहां चल रहा है, बार बार रोज इसके बारे में नई नई खबरें आ रही है कि नए नए इलाकों में मोबिलाइजेशन चल रहा है, एक बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं। ये पूरी तैयारी चल रही है यमन में, ये पूरी तैयारी चल रही है। और आपको इसी संदर्भ में थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर अपने प्रसारण में थोड़ा भारत पाकिस्तान की स्थिति भी थोड़ा उसको टच करता हूं, क्योंकि उसके बारे में असल में क्या है कि उसमें ऐसी कुछ स्थितियां बनी हैं भारत में, कुछ चैनल ऐसे बैन हुए हैं, ये हुए हैं, उस पर कुछ ज़्यादा बात करने की जो एक तरीका है वो, या पूरी सच्चाई जो है वो एक अभी पूरी सच्चाई पता भी नहीं चली है कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है। कई तरह की खबरें आ रही हैं, फिर वो डिनाई हो रही हैं। थोड़ा सा यहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है। युद्ध का जो पूरा मामला है उसमें पाकिस्तान में सायरन की टेस्टिंग हुई आज कई वहाँ के शहरों में कि सायरन बजेंगे तो लोग अपना बचाव कैसे करेंगे। भारत में ऐसी कोई अभी तक कोशिश नहीं हुई है, और भारत में अभी तक रोज बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हमले जैसी चीज नहीं आई है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना की जिम्मेवारी है, सेना इस चीज को जिस रूप में चाहे करे। तो इसलिए भारत में एक एक्सपेक्टेशन ये है कि चुपचाप कोई चीज हो सकती है, लेकिन एक इसमें वो भी है, जनता बहुत नाराज हो रही है गांव में खास तौर पे, और वहां लोग कह रहे हैं कि ये 26 लोग इस तरह के निर्दोष मारे गए इतनी बेइज्जती के साथ अपनी पत्नियों के सामने, और उसमें से 25 हिंदू थे, एक मुस्लिम था। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो शहीद होते हुए अकेला वहां पर लड़ा वो, और उसके बावजूद भारत की सरकार अभी तक कुछ कर नहीं रही है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन भी है कि 10-15 दिनों में कुछ या चुपचाप कुछ होगा, जैसे बालाकोट में हुआ था। अब चुपचाप कुछ होगा, ये भी ऐसी चीज है कि अगर नहीं हुई तब फिर यहां पर पब्लिक रिजेंटमेंट एकदम पलट जाएगा। यहां पर फिर जो बीजेपी की सरकार है ये कटघरे में आ जाएगी, क्योंकि जो इन्होंने जो जातीय जनगणना की है या उसकी घोषणा की है, उसको भी लोग इस रूप में ले रहे हैं कि ये राजनीतिक घोषणा है, धान हटाने के लिए कराई गई। अब देखिए अब सच्चाई क्या है, ये सारी चीजें, इसमें मैं जैसे ही मेरे पास वो स्थिति बनती है कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, फिर एक बनाया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया, और इस पर जैसे ही वीडियो बनाने की जो स्थिति होती है वैसे ही इसको हम एक वीडियो लाएंगे। वो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। उसके बाद देखिए जो बेत लहिया में आज इजराइल ने नया एक्सपेरिमेंट किया, एक बूबी ट्रैप रोबो से। एक प्राइवेट क्लिनिक थी वहां, अल शिमा क्लिनिक, उसको अल अतारा एरिया में बेत लहिया यानी नॉर्थ गाजा में, उसको उड़ा दिया एक बूबी ट्रैप रोबो से। इसमें कोई नुकसान, किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक टेस्टिंग है। और इसी में जो बड़ी थीम यह है कि इजराइल फिलिस्तीनी जो ऐसे एरियाज हैं इनको टेस्टिंग के लिए यूज करता है। मतलब वो ह्यूमन जो उनके आर्म्स हैं, जो नए वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और इसके मैंने पहले भी, आज से 6-7 महीने पहले भी वीडियो एक बनाया था कि अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं गाजा में जिंदा लोगों। ये मतलब आप देखिए हर तरह से वायलेशन है, और इस पे पूरा पश्चिमी जगत चुप है। कोई वहां मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, रोज हो रहा है। पश्चिमी जगत इजराइल के रेप कल्चर पे भी चुप है। पश्चिमी जगत इजराइल जो अपने गाजा के लोगों को एक तरह से जैसे रैट्स पे टेस्टिंग की जाती है लैब्स में, वैसे इंसानों पे वहां पर टेस्टिंग हो रही है, उस पर भी चुप है। ये आप देखते अब ये पूरा जो है, ये जो मानवता के खिलाफ जो क्राइम्स हैं, ये इसका जवाब मिलता है। जो आग लगी इजराइल में, आज फिर एक जगह देखिए आग लगी, उसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गया। आज आग फिर लगी, जबरदस्त आग लगी, और इस पर देखिए पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने पकड़ ली है वो चीज पूरे इजराइल में। वो इजराइल कभी काट नहीं सकता उन पेड़ों को जो कि बाहर से ला के लगाए गए, और ये 1948 के बाद से एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि इस पूरे रीजन को एकदम यूरोप बना दो। तो मतलब ये था कि गाजा की जमीन कब्जा करो, गाजा के लोगों को हटाओ, फिलिस्तीनी कल्चर खत्म करो, फिलिस्तीनी पेड़ों को हटाओ। और उसका रिजल्ट, और वो जो नॉन नेटिव ट्रीज हैं इतने लंबे समय से वहां पर हैं, और उनको अब उनकी एक कमजोरी पकड़ ली फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कि ये
अब ये बिल्कुल अद्भुत चीज़ है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है। और ये एक पेड़, क्योंकि आर्टिफिशियल है ये, तो एक पेड़ दूसरे पेड़ में आग बहुत जल्दी पकड़ता है। इजराइल कुछ कर नहीं सकता इसमें, इसको पेड़ को काट, सारे पेड़, वो लाखों पेड़ हैं, कैसे काटेंगे? अभी तो हजारों ही जले हैं और इसी से इतना नुकसान हो गया है। इजराइल की हालत पूरी, मतलब इजराइल इज ऑन इट्स नीज लिटरली। वहां तो पूरी आईडीएफ से लेके आईडीएफ बेस में आग लग गई। वहां पर क्या हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, ये अभी तक इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं। एक अलग फ्रंट एक तरह से वो खुला हुआ है। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसको आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी डेवलप हो रही है। उसके बाद देखिए, रोम में एक इटालियन बैंड है बाटागिरी, उसने फ्री पैलेस्टाइन एक पूरा अपना एंथम बनाया और उसने पूरे कॉन्सर्ट में उसको परफॉर्म किया। उसके बाद मेडिकल सप्लाईज जो गाजा में कम होती चली जा रही हैं, उसके बारे में एक वहाँ कुवैती हॉस्पिटल है, उसने बताया कि उसके पास मेडिकल सप्लाईज बिल्कुल खत्म हो गई थी, पर अचानक कहीं से आ गई। अब ये देखिए, अब वो कह रहा है कि एक हफ्ते के लिए आ गई हमारे पास। अब कहां से आई? पूरे इजराइल में परिंदा पर नहीं मार सकता बिना इजराइल के, ऐसे उसको घेरा हुआ है। कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं आ सकती। 3000 ट्रक्स वहां पर फंसी हुई हैं, आपको हम बता चुके हैं। तो ये कैसे हुआ, ये चीज कौन लाया, और इसके बारे में मैंने आपको पहले हिंट किया हुआ है। गाजा में देखिए, फूड स्टॉक्स भी खत्म हो रहे हैं। भुखमरी से कितने लोग, मैंने बताया है कि 18 मार्च के बाद 57 लोग भुखमरी। तो दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं और ऐसा नहीं है, दुनिया से भुखमरी खत्म हो गई थी, मतलब डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, ये जो भुखमरी से मौत खत्म हो गई थी, ये लौट के आई। और ये मैन मेड है, ये बिल्कुल मैन मेड है। और ये ऐसा भी नहीं है कि गरीबी से है। आमतौर पे जो होता था कि गरीबी से भुखमरी होती थी, भुखमरी से मृत्यु होती थी, ये तो गरीबी से भी, ये तो ब्लॉकेट का, आपने पूरे एक एरिया में का रसद पानी काट दिया और वहां पर भुखमरी से लोगों की मौत हो रही है और दुनिया चुप है। ये देखिए, पूरी ऐसी सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में जो हमास के स्वतंत्रता सेनानी है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के, वो इस दर्द को भी झेल रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि और कई हमारे लोगों ने कहा है, और मैं उनके जज्बात समझता हूं कि अब हमसे देखा नहीं जा रहा है जो गाजा की जो हालत है। लेकिन आप देखिए, गाजा की हालत के पैरेलल रेजिस्टेंस के जलवे भी हैं। और उसके साथ मैं आपको बार बार याद दिला दूं कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, वियतनाम वॉर के समय या भारत की आज़ादी 1857 के समय तो कुछ भी नहीं था, प्रेस भी नहीं था उस तरह से, बहुत ही गिने चुने शहरों में था। तो उस समय कैसे लोगों ने इस तरह की स्थितियां झेली। 1 करोड़ लोग मारे गए 1857 और 1867 के बीच में, 1 करोड़। ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, इसमें एक चीज और देखिए, दुनिया में आज फ्री प्रेस डे है, यानी इंडिपेंडेंस, वो जो प्रेस की स्वतंत्रता का दिवस मनाया जा रहा है आज। और गाजा, और ये बहुत ही जबरदस्त इस पे एक लेख आया है जिसमें यह कहा गया है कि गाजा इस चीज को दिखाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी जाती है। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज रिटन नॉट बाय इंक बट बाय ब्लड। यहां पर जो पत्रकारिता हो रही है गाजा में, ये खून से लिखी जा रही है। जो पत्रकार अपनी जान दे रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग न्यूज रूम से नहीं हो रही है बल्कि बमबारी के बीच हो रही है, बमबारी के बीच से हो रही है। ये वो वाला ड्रामा नहीं है कि कारगिल में कुछ गया है और बहुत अपने को हीरो, वो जो एक हीरो हो गई थी और इस तरह को, नहीं, यहां पर एक्चुअली जान का खतरा है। जान गई हैं, सैकड़ों जानें गई हैं। ये पूरी एक कहानी है। अच्छा, ये देखिए, इजरायली आक्रमण में 212 फिलिस्तीनी पत्रकार 7 अक्टूबर के बाद से मारे गए हैं, 409 घायल हुए हैं, 48 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, 143 मीडिया संस्थानों के मुख्यालय नष्ट कर दिए गए, 12 अरब और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के मुख्यालय नष्ट कर दिए गए, 44 पत्रकारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, 21 मीडिया कार्यकर्ता ऐसे मारे गए जो घटना स्थल से सीधे रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब आप बताइए, ये आंकड़े हैं। और दुनिया वर्ल्ड प्रेस डे, मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मना रही है, उसमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, एक और बहुत ही खतरनाक चीज जो हुई है आज की, जो गाजा में एक तरफ भुखमरी है, एक तरफ जंग चल रही है,
वहां पर जो फूड स्टॉक्स हैं भी उनकी लूट, और इजराइल लूट करवा रहा है अपराधियों से। जो फिलिस्तीनी अपराधी हैं उनको पैसा देगा, अपराधियों की तो कुछ जात होती नहीं है। और ये बहुत सारे लोग जो अरब इजरायलीज हैं उनके यहाँ माफिया वगैरह बहुत सालों से इजराइल ने बनाया है, वहाँ से लोगों को ला के यहाँ पर लुटवाते हैं। तो हमास की जो पुलिस है उसने कोशिश की कि वो, मतलब कोशिश क्या, वो तो लगातार कर रही है, पकड़ रही है लोगों को, ट्रेडर्स को पकड़ रही है, चोरों को पकड़ रही है, देखते ही गोली भी मार देती है। आज एक ऐसे ही जो चोर थे जो गल्ला चोरी कर रहे थे, उनको हमास की पुलिस परस्यू कर रही थी, इजरायली फोर्स ने इंटरवीन करके हमास के पुलिस वालों को मार दिया। करीब 5 से 6 वहां पुलिस वाले शहीद हुए हैं हमास के। और इसको लेके बड़ी कि मतलब आप जो हैं अपराधियों का साथ दे रहे हैं, वहां सरेआम दुनिया के सामने आप खाना लुटवा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए ईरान से भी एक बड़ी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने यह तक कह दिया है कि अमेरिका, जो अभी तक 3 दौर चले हैं बातचीत के, उसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका गंभीर नहीं है। क्यों? क्योंकि लगातार आज मार्क रूबियो जो अमेरिका के मेरे ख्याल से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने एक बयान दिया कि ईरान को मान लेना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर आप बंद कर दीजिए, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम अपना आप हटा दीजिए। अरे भाई, मिसाइल प्रोग्राम वो अपना हटा देगा तो न्यूक्लियर पावर का फायदा क्या है? उसको तो इजराइल कल अपने उसमें ले लेगा, कल इजराइल मार देगा तो फिर क्या होगा? इजराइल को तो नहीं आपने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम मत बनाओ। इजराइल ने कभी घोषित भी नहीं किया कि हमने बनाया है, वो तो चुपचाप सब करता है, उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं है, उसके ऊपर इस तरह का प्रेशर भी नहीं है। और ईरान से आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर रख लो, लेकिन लॉन्ग टाइम मिसाइल मत बनाओ, इंस्पेक्टर्स को अलाउ करो। और अभी अमेरिका कह रहा था लीबियन मॉडल हम नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं इंस्पेक्टर्स को अलाउ करो, वहां वो देखेंगे, वहां वो जाएंगे। ईरान ये सब उसमें नहीं आ रहा। ईरान ने तय कर लिया है, ईरान की वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई केवल इस समय दुनिया में ईरान लड़ रहा है। पहले सोवियत यूनियन वैचारिक राज्य हुआ करता था, चाइना भी हुआ करता था। आज के दौर में रशिया और चाइना ईरान के साथ हैं, लेकिन विचारधारा के स्तर पे जो एक स्टेट काम कर रहा है वो केवल ईरान है। बाकी अमेरिका के खिलाफ हैं, अमेरिका से उनकी लड़ाई है, इसलिए वो ईरान के साथ है। और ये एक दुनिया में चलता है कि भाई हर कोई वैचारिक नहीं होता, बहुत सारे देश अपने इंटरेस्ट के तहत आपके साथ आते हैं। लेकिन वो जो ईरान रशिया चाइना का जो एक गठजोड़ बना है, ये लॉन्ग टर्म इसलिए है क्योंकि अमेरिका रशिया और चाइना को इक्वल भागीदारी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा उनकी। अपने कैंप में लेने की बात ही नहीं है। और अब वो चाहे भी अमेरिका तो वो नहीं जाएंगे, अमेरिका से उनका कंपटीशन है, तो ये तो स्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसमें लीडरशिप ईरान की है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और ईरान ने इस चीज को दिखाया भी है कि किस तरीके से लीडरशिप निभाई जाती है पूरी दुनिया में। अच्छा, एक और देखिए खबर सीरिया को लेके बड़ी खतरनाक है, क्योंकि सीरिया में इजराइल ने बमबारी, ड्रूज को बचाने के नाम पे इजराइल ने बमबारी आज फिर की दमस्कस के आसपास। पर कल तो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे कर दी थी। अल-शरा जुलानी तो कुछ बोल ही नहीं पाया, एक बयान इसने दे दिया बस। उसके बाद आज हमा में भी बमबारी की। आज टर्की की भी कलई खुल गई कि टर्की की तरफ से जो बयान आया कि कुछ ऐसे हथियार सीरियन गवर्नमेंट ने टर्की से मांगे थे और टर्की ने उनको देने को मना कर दिया, ऐसी भी खबर आई है। और इजराइल की बम्बार्डमेंट जो हुई है वो, अच्छा, ड्रूज का जो मामला है वो मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल का जो एरिया है, यानी जो इजराइल है, वहां के ड्रूज जो हैं वो तो आईडीएफ में सर्व भी करते हैं, क्योंकि उनका 1948 के बाद से एक समझौता हुआ था इजराइल से। उन्होंने कहा था कि हम इजराइल का विरोध उस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन जो गोलन हाइट्स 1967 में इजराइल ने ली थी, वहां के ड्रूज जो हैं वो इजराइल के विरोध में हैं। और जो अभी जो सीरिया के जिन ड्रूज इलाकों में घुसना चाहते हैं वहां भी विरोध में। और इसमें इजराइल का एक प्लान भी रिवील हुआ है। 1970s 80s में ये प्लान फ्लोट हुआ था। वो क्या प्लान था कि ड्रूज के कुछ मिलिटेंट्स को इजराइल आर्म करेगा, जो ड्रामा करने के लिए इजराइल ये दिखाएंगे कि हम इजराइल के खिलाफ हैं। अंतोगत्वा वो, लेकिन अंदर से इजराइल से मिले हुए हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट ड्रूज स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, इजराइल रिकग्नाइज कर लेगा। ऐसे ही खेल इजराइल इस समय सीरिया में एचटीएस के साथ भी यही कर रहा है। ऐसा बाहर दिखा रहा है जैसे एचटीएस और इजराइल एक नहीं है और उसके खिलाफ, लेकिन एक्चुअली एचटीएस इजराइल के ही साथ है।
और उसको इस रूप में मतलब दिखाया जा रहा है। और अभी जो ड्रूज हैं वहाँ के, वो एचटीएस से भी लड़ रहे हैं, इजराइल से भी लड़ रहे हैं। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड एक सिनारियो है। ये हर कॉन्फ्लिक्ट जोन का अपना एक कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो होता है, जो इजराइल में भी, जो सीरिया में भी हमको दिखाई पड़ रहा है। लेबनान में भी देखिए, जो नईम कासिम साहब का आया है कि अब हिजबुल्लाह का पेशेंस खत्म हो रहा है। हमने बहुत लेबनीज की नेशनल यूनिटी के लिए हम बहुत देर चुप रह लिए, और उसके पहले ही हम इजराइल को ख़त्म कर देते। अगर हमको 20 दिन और मिल जाते जब संधि हुई उसके बाद, तो हम इजराइल को ख़त्म कर देते, वहाँ मतलब लेबनान से उनको बाहर खदेड़ के बाहर कर देते। ये देखिए आज की जो खबरें हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।